जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर अकेडमी में। आइए दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, जो कि भारत के किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। तो अब हम पढ़ने वाले सबसे पहले राज्य व्यवस्था पॉलिटी क्लास 6 का अध्याय 1 और चैप्टर 1 का नाम है विविधता की समझ। तो उम्मीद करेंगे यह क्लास पूरा धैर्य पूर्वक देखेंगे और समझेंगे। पहले बता देना चाहता हूँ, यह क्लास किसी भी एग्जाम के लिए बहुत से बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से मित्रता के लिए किस विभिन्नता का होना आवश्यक नहीं है? खान पान, धर्म, भाषा या उपयुक्त में सभी? तो आंसर है डी। इसमें मित्रता के लिए किसी भी चीज का जरूरी नहीं है। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर विस्तार पूर्वक जानेंगे। जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है और वहीं समीर दो को हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक, समीर दो धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी अलग हैं। जहां समीर एक हिंदू हैं, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि वह दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की थी। जो विभिन्नताएं विभिन्नता से पहलू हैं। इसके लिए खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा मायने नहीं रखा। उसके लिए दोस्ती सर्वोपरि था। इसलिए यह दोनों दोस्ती के लिए, मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया और दोनों में दोस्ती हो गया। निष्कर्ष में हम कहना चाहते हैं कि हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। भारत की यही विविधता की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे जीवन को समृद्ध करती है। कैसे? और विभिन्नता से, धार्मिक संप्रदाय से, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा करेक्ट, विभिन्नता। विविधता विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। विभिन्नता विभिन्नता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? जैसे समीर एक, समीर दो दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी सहेलियां होंगे आपसे बहुत अलग होगी और आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे और उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, तो थोड़ी बहुत उसकी भाषा सीखे होंगे। इस प्रकार से समृद्ध बनाता है हमें। निष्कर्ष में कहना चाहते हैं, भारत की विभिन्नता हमें एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की सीख देते हैं। अलग अलग परंपराएं और जीवन शैली होने के बावजूद भी भारतीय एकता के सूत्र में बने हैं। इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहते हैं? लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहते हैं? तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं।
लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म सबसे पहले तिब्बत पहुंचे। जो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म सबसे पहले तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। पश्मीना ऊन मुख्य रूप से हमें किस जानवर से प्राप्त होता है? तो बकरी। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। पश्मीना शालें मुख्य रूप से किस स्थान पर बुनी जाती है? तो कश्मीर। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि पश्मीना शाल किस स्थान पर या किस जगह बुने जाते हैं? तो कश्मीर। किस बकरी से किससे प्राप्त होती है? तो बकरी से। एक खास किस्म की बकरी से यह प्राप्त होते हैं जो कि बहुत महंगी होती है। लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए दोस्तों जानते हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर से पूर्व पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तान इलाका है। हाँ, लद्दाख में बहुत ही कम खेती की संभव है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। गलत, यही आंसर सही होगा। लद्दाख हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। हाँ, यहाँ की क्षेत्र बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। हाँ, पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। हाँ, इसमें गलत आंसर बी है दोस्तों, याद रखिएगा। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती की संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं या 10% बारिश होता है। यहाँ का इलाका बर्फ से काफी लंबे समय तक ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं और पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। किस देश का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है? तो तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप से मुसलमानों और बौद्ध धर्म दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसालों के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र व्यापारी के लिए बहुत ही आकर्षक बना? तो केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जिन्हें मसालों का राज्य कहा जाता है। भारत में सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण व्यापारियों के लिए यह बहुत ही आकर्षण बना राज्य है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी निम्नलिखित में से किस जगह आए? तो केरल। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से है। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले पाए जाते हैं जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह राज्य व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षण बना। तो सबसे
सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी निम्नलिखित में से किस जगह आए? तो केरल। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी आए और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए। तो अब क्वेश्चन बनता है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किन्हें जाता है? तो संत थॉमस जी को। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय निम्नलिखित में किन्हें जाता है? तो संत थॉमस को। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। अब भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो चीनी वाला के नाम से जानते हैं। केरल में जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे जाल चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो चीनी वाल के नाम से जानते हैं। चीनी वाल के नाम से जानते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। चीन के व्यापारी भी केरल आए और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाल कहते हैं या चीनी वाल कहते हैं। केरल के उपजाऊ जमीन और जलवायु कैसे खेती के लिए बहुत उपयुक्त है? तो चावल के लिए बहुत उपयुक्त है। केरल के उपजाऊ जमीन जलवायु किसके खेती के लिए बहुत उपयुक्त है? तो चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ओणम किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ओणम केरल राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है। केरल में मनाए जाने वाला त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। निम्नलिखित में से किस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोली चलवा दी? तो वह हत्याकांड है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। निम्नलिखित में से हत्याकांड एक ब्रिटिश जनरल ने शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोली चलवा दी, वह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन्हें शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोली चलवा दी, जिससे लोग बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। वह महिला पुरुष दोनों, हिंदू मुस्लिम सभी थे। इसमें लाखों हजारों लोग मारे गए थे। पुस्तक भारत की खोज निम्नलिखित में किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज निम्नलिखित में किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब में भारत की खोज में लिखा कि भारत एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की विश्वास प्रथाओं को स्वीकार करने की
भावना है जिसके विभिन्नताओं को पहचान दिया और प्रोत्साहित किया जाता है कि यह नेहरू जी ही थे जिसने भारत की विभिन्नताओं का वर्णन करते हुए अनेकताओं में एकता का विचार हमें दिया। निम्नलिखित में से किसने भारत की विभिन्नताओं का वर्णन करते हुए अनेकताओं में एकता का विचार हमें दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने भारत की विविधताओं का वर्णन करते हुए अनेकताओं में एकता का विचार हमें दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह नेहरू ही थे जिन्हें भारत की विभिन्नता का वर्णन करते हुए हमें अनेकताओं में एकता का विचार हमें दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा डैश भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। वह है राष्ट्रगान। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा डैश भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। वह है राष्ट्रगान। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। जो राष्ट्रगान किस तरह से हमें एकता का वर्णन करता है, जिसे अपने शब्दों में लिखे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लास 6 का चैप्टर 1 का आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि हाँ तो यह वीडियो पूरे भारतवर्ष में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल मिलते हैं क्लास 6 चैप्टर 2 के साथ। पॉलिटी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।